ओके, तो हम बात कर रहे हैं कार्डियक एरिथमिया और अबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन के बारे में। तो हम बात कर रहे थे अबनॉर्मल साइट के थ्रू इम्पल्स जनरेशन, ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। और हमें पता है कि ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी होती है दो तरीके की। पहली है अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन और दूसरी है डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन। तो पिछली वीडियो में हमने अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन के बारे में जान लिया था। अब हम बात करते हैं डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन के बारे में। अब सपोज़ कीजिए एक मायोकार्डियल सेल है और यह इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और यह है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जब ये सेल को कोई स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस मिलने के बाद ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के तरफ अप्रोच करते हैं। जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ अप्रोच करते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल सेंसिटिव सोडियम चैनल ओपन अप हो जाता है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन कंप्लीट होने के बाद ये सोडियम चैनल हो जाती है बंद और पोटेशियम और कैल्शियम चैनल ओपन अप हो जाती है, जिसकी वजह से पहले तो एक प्लेटो फेज फॉर्म होता है, क्योंकि कैल्शियम आयन की इनफ्लक्स भी होती है और पोटेशियम आयन की आउटफ्लक्स भी होती है। इसके लिए एक प्लेटो फॉर्म होता है। थोड़ी देर बाद कैल्शियम चैनल भी बंद हो जाता है और सिर्फ पोटेशियम चैनल ओपन होता है, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन की आउटफ्लक्स होती रहती है और जिसकी वजह से रिपोलराइजेशन हो जाता है। रिपोलराइजेशन होने के बाद ये मायोकार्डियल सेल फिर से आ जाता है एक रेस्टिंग फेज़ में। रेस्टिंग फेज़ में आने के बाद फिर से इसको एक स्टिमुलस की ज़रूरत है। इस स्टिमुलस होने के बाद ये होगा डीपोलराइज, मतलब पहले थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को अप्रोच करेगा, उसके बाद सोडियम चैनल ओपन अप हो जाएगा, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से सोडियम चैनल बंद हो जाएगा, कैल्शियम और पोटेशियम चैनल खुल जाएगा, जिसकी वजह से एक प्लेटो फेज फॉर्म होता है। उसके बाद कैल्शियम चैनल भी बंद हो जाएगा और सिर्फ पोटेशियम चैनल ओपन रहेगा, जिसकी वजह से हो गई फिर से रिपोलराइजेशन। ठीक है, तो हमेशा इसी तरह हुए होती है। रेस्टिंग फेज में आने के बाद इसको हमेशा एक स्टिमुलस की ज़रूरत है और इस स्टिमुलेशन के बाद ही डीपोलराइजेशन होता है और उसके बाद होती है इसकी रिपोलराइजेशन। यह है एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एट्रियल सेल और वेंट्रिकुलर सेल्स की। लेकिन डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन में क्या होता है, एक जो हमारी रेस्टिंग फेज है ये क्या है, ये अप्रोच करती है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए जो रेस्टिंग फेज है ये अप्रोच करने लगती है थोड़ी थोड़ी करके थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को, और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को जैसे ही ये इम्पल्स टच करती है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल सेंसिटिव सोडियम चैनल ओपन अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम आयन की इन्फ्लक्स होती है और उसके वजह से एक डीपोलराइजेशन होता है। लेकिन ये डीपोलराइजेशन नॉर्मल नहीं, इसको हम सेकेंडरी डीपोलराइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है रेस्टिंग फेज से पहले ही ये होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं सेकेंडरी आफ्टर डीपोलराइजेशन। और ये कब होता है, ये रिपोलराइजेशन के पूरी कंप्लीट होने के बाद ये सेकेंडरी डीपोलराइजेशन होता है, ये सेकेंडरी अपस्ट्रोक होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन। और ये डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन का रीज़न क्या है, ये अबनॉर्मल अप्रोचिंग होने की वजह से जो रेस्टिंग फेज है ये अबनॉर्मल तरीके से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को अप्रोच होता है। और ये क्यों होता है अप्रोच, इसका रीज़न ये है कि सेल्स ओवरलोडेड विद केटायंस। मतलब ये जो मायोकार्डियल सेल है, मतलब अगर ये एट्रियल सेल या वेंट्रिकुलर सेल जो भी ये सेल है, यहाँ पर केटायंस का जो लोड है बहुत ज़्यादा हो जाता है। केटायन जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज आयन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है ये अप्रोच करने लगते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ, जिसकी वजह से डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन होता है। अब क्या रीज़न है ये डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन के, मतलब केटायंस की ओवरलोड की वजह से। और केटायन की ओवरलोड क्यों होती है, इसके कुछ रीज़न है। बेसिकली इसके 3 रीज़न है। पहला रीज़न है एड्रेनर्जिक स्ट्रेस, दूसरा रीज़न है डिजिटलिस इंटॉक्सिकेशन और तीसरा रीज़न है इस्केमिया। तो इन रीज़न्स के बारे में हम जानते हैं एक के बाद एक। तो हम पहले शुरुआत करते हैं एड्रेनर्जिक स्ट्रेस से। तो समझिए कि ये हमारी एड्रेनर्जिक बीटा 1 रिसेप्टर है अल्फ़ा बीटा गामा सब यूनिट के साथ में। अगर ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट इसे अप्रोच करता है तो बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से अल्फ़ा सब यूनिट जाकर एडिनाइल साइक्लेस को अप्रोच करती है और इसे एक्टिवेट करती है। एक्टिवेट होने के बाद एडिनाइल साइक्लेस क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी से कन्वर्ट करता है और ये साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करती है एंजाइम प्रोटीन काइनेस ए को।
अभी प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेट करता है सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल को, जिसके वजह से सोडियम और कैल्शियम की इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो केट आयन की जो लोड है इस मायोकार्डियल सेल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रेस्टिंग पोटेंशियल अप्रोच करता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ, जिसकी वजह से डिलेड आफ्टर रिपोलराइजेशन होता है। ठीक है, तो ये एक रीज़न था डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन के लिए। तो हमारा दूसरा रीज़न है वो है डिजिटालिस इंटॉक्सिकेशन, मतलब अगर कोई इंसान, कोई ह्यूमन बीइंग है जो डिजिटालिस ले रहा है, इसके वजह से भी डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन होती है। तो वो कैसी होती है हम देखते हैं। समझो ये आपके मायोकार्डियल सेल है और ये है इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसके बाद ये होती है डिपोलराइजेशन मतलब सोडियम आयन की इनफ्लक्स, और फिर होती है रिपोलराइजेशन मतलब पोटेशियम आयन की आउटफ्लक्स। ठीक है, तो सोडियम आयन इनफ्लक्स होती है और पोटेशियम आयन आउटफ्लक्स होती है, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन होती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक नॉर्मल सेल किसे कहते हैं, नॉर्मल सेल मतलब उसके अंदर पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए और सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए। लेकिन ये तो इसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पे सोडियम आयन की इनफ्लक्स हो रही है और पोटेशियम आयन की आउटफ्लक्स हो रही है। तो इसे करेक्ट करने के लिए हमारे पास एक सेल है और उस सेल का नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप से क्या होता है, जो भी सोडियम आयन इनफ्लक्स हुई रहती है वो दोबारा बाहर निकल जाती है, और जो पोटेशियम आयन जो बाहर निकली रहती है वो फिर से दोबारा अंदर चली जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा रख सकते हैं, और यही एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। सेल्स के अंदर पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहनी चाहिए और सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए, और ये चीज़ करेक्ट होती है सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप के थ्रू। अभी समझिए कि किसी ने डिजिटालिस खाया है, डिजिटालिस लिया है, जैसे कि डिकॉक्सिन लिया है, तो डिकॉक्सिन क्या करेगा, ये डिकॉक्सिन इनहिबिट करेगा ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप को। अगर ये पंप इनहिबिट हो जाएगा तो पोटेशियम आयन की इनफ्लक्स और सोडियम आयन की आउटफ्लक्स भी बंद हो जाएगी। तो ये अगर बंद हो जाएगी तो इसके और एक पंप है जिसके थ्रू ये बाहर निकल सकता है, वो है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ये और एक पंप है, तो इसके थ्रू भी ये सोडियम आयन बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जब ये पंप के थ्रू ये सोडियम आयन बाहर निकलता है तो ये पंप का नाम है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, मतलब सोडियम आयन बाहर चले गया तो इसके वजह से जो कैल्शियम आयन है उसकी इनफ्लक्स हो जाएगी। ठीक है, अब कैल्शियम आयन की इनफ्लक्स हो जाएगी तो क्या होगा, कैल्शियम आयन क्या है, ये एक केट आयन है। अगर केट आयन की इनफ्लक्स बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डिविएट करेगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ, जिसकी वजह से डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये था डिजिटालिस इंटॉक्सिकेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस्केमिया के बारे में। इस्केमिया मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। अब ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे बॉडी में, और इसका एक यूज़ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ETC जिसे हम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन करते हैं और इससे हम लोग सिंथेसाइज करते हैं ATP, और ATP बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी में। और ATP बेसिकली क्या यूज़ करता है, ये हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है, इसमें भी ATP की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम लोग ने ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो सिस्टम है ये भी इनहिबिट हो जाएगा, और जिसके वजह से ये ATP सिंथेसिस है ये भी इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो पंप है सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप ये भी इनहिबिट हो जाएगी। मतलब फिर से सोडियम आयन की आउटफ्लक्स और पोटेशियम आयन की इनफ्लक्स में हो जाएगी प्रॉब्लम। तो इसे भी इस पिछले जो केस था वैसे ही यहाँ पर होता है, मतलब सोडियम आयन अब एग्जिट आउट करता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के थ्रू, जिसकी वजह से सोडियम आयन बाहर जाता है और कैल्शियम आयन अंदर आता है। और कैल्शियम आयन के अगर अंदर इस मायोकार्डियल सेल के अंदर आ जाता है तो क्या होता है, इस सेल का कैटायनिक लोड इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्टिंग पोटेंशियल जो है डिविएट कर जाती है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की तरफ, जिसकी वजह से डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन होती है। ठीक है, तो ये था ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन के बारे में।